बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको सदा आफियत के साए में रखे। अबू, आज आखिरी बार आपसे गुजारिश कर रही हूँ, अगर कल मुझे मोबाइल ना मिला तो मैं हरगिज कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरी सहेलियां रोज अपने महंगे मोबाइलों को उछाल उछाल कर मेरा मुंह चिढ़ाती हैं। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं कि उनके तंज का निशाना बनती रहूं। वाजिद गौरी साहिब दिन भर दफ्तर के घन चक्करों में उलझने के बाद अब घर के दरवाजे के अंदर कदम रख चुके थे। उनकी बेटी माहम एक सांस में ये सारी बातें उनके गोश गुजार करके अपने कमरे में घुस गई। गौरी साहिब की अहलिया शबाना गौरी किचन के दरवाजे पे खड़ी ये तमाशा देख रही थी। उसने आकर गौरी साहिब को सहारा देकर लाउंज के सोफे पर बिठा दिया और किचन से पानी लेकर आ गई। पानी थमाकर वो उनके साथ सोफे पर बैठ गई और मियां बीवी आपस में अपनी बेटी के रवैये और उसके मुतालबे पर गौर करने लगे। गौरी साहिब का एक ही मौकफ था कि इस वक्त माहम को मोबाइल फोन रखने की कतई जरूरत नहीं, उसे अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। मोबाइल और दीगर फजूलियात के साथ खेलने के लिए भी एक लंबी जिंदगी पड़ी है। एक माँ की हैसियत से शबाना गौरी अपने शोहर और अपनी बेटी दोनों की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने मियाँ को क्या मशवरा दे। आधे घंटे की चखपख के बाद वही हुआ जो आजकल हर जगह होता है। मियाँ बीवी ने बाहम मशवरे से बेटी की जिद के आगे सरे तस्लीम खम करने का फैसला किया। फैसले के बाद गौरी साहब अपने कमरे की जानिब चल पड़े, जबकि शबाना गौरी दिल में घुटन और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए बेटी को खुशखबरी सुनाने चल पड़ी। वो रात माहम की जिंदगी की सबसे हसीन और तवील रात थी। उस पे शादाए मर्ग की कैफियत तारी थी। अगले दिन के इंतजार में वो सारी रात जागती रही। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजर गई। उस दिन सुबह अपनी किरणें बखेरने वाला सूरज गौरी साहिब के खानदान के लिए खतरनाक पैगाम लेकर आया था, मगर औलाद की जिद का पर्दा बसीरत पे हायल होने की वजह से ये पैगाम कोई समझ न सका। कॉलेज से वापसी पर माहम को अपना मोबाइल फोन मिल चुका था। वो मोबाइल हाथ में लिए खुशी के आलम में कलाबाजियां खाते अपने कमरे में घुस गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में उसके पास मोबाइल है। सारी रात वो मोबाइल के साथ खेलती रही। सुबह आधा घंटा पहले ही वो कॉलेज जाने की तैयारी मुकम्मल करके इंतजार में बैठी थी। फिर वो कॉलेज गई और पूरा दिन अपना महंगा मोबाइल दिखाकर सहेलियों का मुंह चिढ़ाती रही। दिन गुजरते गए और बात पुरानी होती गई। एक दिन वो कॉलेज से वापसी पर कॉलेज से मुत्तसिल मोबाइल की दुकान से अपने नंबर पर बैलेंस लोड करवा रही थी। उसे मालूम ना हो सका कि उसके अकब में खड़ा एक शख्स अपने मोबाइल पे उसका नंबर नोट करके वहां से जा चुका था। उस रात वो मामूल से पहले कमरे में जा चुकी थी। माँ बाप ने समझा कि शायद इम्तिहान की तैयारी चल रही है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि जिंदगी का एक ऐसा इम्तिहान सर पे आने वाला है जिसका नतीजा जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। माहम ने कमरे में घुसते ही कुंडी चढ़ा दी। हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर उसने किताबों का एक पलंदा मेज पर बखेर दिया और कुर्सी से सर टिकाए अपने किसी सहेली के साथ गुफ्तगू में मगन हुई। एक के बाद एक सहेली से बातें करके वो थक गई और सोने का इरादा करके कुर्सी से उठने ही वाली थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पे एक अजनबी नंबर ब्लिंक कर रहा था। वो कुछ देर तक सोचती रही कि ये किसका नंबर हो सकता है। काफी सोचो बचार के बाद उसके जहन ने यह फैसला किया शायद किसी सहेली का नंबर होगा। वो काफी अरसा इसके मुताल्लिक सोचती रही। इस दौरान मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद मिस्ड कॉलों की तादाद 4 तक पहुंच चुकी थी। 5वीं मर्तबा जब मोबाइल बजने लगा तो उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, कौन? मैं काशिफ। कौन काशिफ? किसको फोन किया है आपने? थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद मैं काशिफ बात कर रहा हूं। क्यों फोन किया है और किससे बात करनी है? वो दरअसल आपसे बात करनी थी। बकवास बंद करो। आइंदा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए माहम ने कॉल काट दी और जेरे लब बुड़बुड़ाते जाकर बिस्तर पर लेट गई। अभी वो उस फोन के बारे में शशोपन में मुब्तला थी कि अचानक मोबाइल फिर बजने लगा। फिर वही नंबर। उसने मोबाइल कान से लगाया और गालियों के गर्दान सुनाने के बाद मोबाइल ऑफ करके सो गई। कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। काशिफ फोन करता रहा और माहम उससे सुने बगैर गालियां देती रही। जब काशिफ अपनी शरारत से बाज न आया तो माहम ने अपनी माँ के वास्ते से वालिद के सामने अपनी परेशानी बयान करने का फैसला किया।
उसने अपनी माँ को बलाकम व कास्ट पूरी कहानी सुना डाली। माँ ने उसको सख्ती से मना किया कि वो इसका जिक्र अपने अब्बू से हरगिज न करे वरना ओधम मच जाएगा, और साथ ये भी नसीहत की कि नामालूम नंबरों से वो बिल्कुल कॉल रिसीव ना करे। माँ की नसीहत ने किसी कदर उसका बोझ हल्का तो कर दिया, मगर एक काशिफ नामी अजनबी शख्स था जो उसके आसाब पर सवार हो चुका था। कुछ दिनों तक वो उसकी कॉल नजरअंदाज करती रही, मगर काशिफ की इस्तकामत में कोई कमी नहीं आई। उसने एक दिन काशिफ से फैसला कुन बात करने का फैसला कर लिया। आज वो अपना तमाम तर गुस्सा काशिफ पे उंडेलने का फैसला कर चुकी थी। उसे पूरा यकीन था कि रात 11 बजे काशिफ का फोन आएगा। उसने तमाम काम मुलतवी कर दिए और अपनी यादाश्त की डिक्शनरी में गुस्से के अल्फाज और गालियों की अक़साम में इजाफा करने लगी। रात के 11:07 पर अचानक मोबाइल थर थर कांपने लगा। स्क्रीन पे काशिफ का नंबर नमूदार हो चुका था। माहम की पेशानी पर कई शिकने नमूदार हो गईं। गुस्से की वजह से दिल की धड़कन तेज होने लगी। दिमाग हांडी के गर्म पानी की तरह उबलने लगा। हाथ लरजने लगे। उसने मोबाइल कान से लगाया और पूरे जिस्म में दौड़ने वाले तमाम गुस्से को जुबान पर जमा करते हुए गरजने लगी। कमीने इंसान, आखिर तुम चाहते क्या हो? थोड़ी देर खामोशी के बाद आगे से जवाब आया, एक मर्तबा मेरी बात तो सुनो, उसके बाद आपकी मर्जी। अगर आपने कहा तो उसके बाद कभी फोन नहीं करूंगा। शैतान की मेहनत रंग लाने लगी थी। कई दिनों के बाद काशिफ की नखले तमन्ना हरी होने को थी। फिर माहम सुनती गई और काशिफ बोलता गया। 1 घंटे के अंदर काशिफ ने माहम की तारीफ में जमीन व आसमान के किलाबे मिलाकर उसको शीशे में उतार दिया था। वही माहम जो 1 घंटा पहले गालियां दे रही थी। अब जब काशिफ कॉल काटने लगा तो उसने पूछा, फिर कब कॉल करोगे? इसके बाद मुलाकातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती, मगर दिन भर काशिफ के साथ कभी निज़ारे कायद तो कभी क्लिफ्टन की सैर पर चली जाती। वक्त गुजरता गया, दिल बहलता रहा। वाजिद गौरी साहिब दफ्तर और समाजी कामों में मसरूफ रहे। शबाना गौरी साहिबा घरेलू काम काज में मगन रहती। इसी असना में कॉलेज के सालाना इम्तहानात करीब आ गए। माहम रात भर जागती रही। माँ बाप का ख्याल था कि वो रात भर इम्तहान की तैयारी में मसरूफ रहती है, मगर वो रात भर जाग कर सुकून से सोए माँ बाप के लिए जिल्लत का एक गहरा गड्ढा खोदने में मसरूफ थी। रात भर वो काशिफ से फोन पर बातें करती और सुबह खुनूदगी के आलम में काली चल देती। एक रात फोन पे बात करते हुए अचानक काशिफ ने कहा, आज रात कहीं आइसक्रीम खाने क्यों न चलें? माहम ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह नामुमकिन है। काशिफ जिद करता रहा, वो इनकार करती रही। बात तलखी तक पहुंच गई। काशिफ ने धमकी दी, अगर आज वो ना आई तो वो उसके साथ ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कई महीनों की मुलाकातों की वजह से वो उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। बिलाखिर उसने हार मानते हुए जाने की हामी भर ली। आपस में एक मंसूबा तय हुआ। मंसूबे के मुताबिक उसने घर भर का एक जायजा लिया और माँ बाप को ख्वाबे गफलत में पाकर घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे से परे काशिफ एक खूबसूरत कार में इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले असरात नमूदार हुए, क्योंकि इससे पहले काशिफ उसे एक खस्ता हाल बाइक पे घुमाने ले जाता था। थोड़ी देर बाद कार शहर की एक मरकजी सड़क पर फराटे भर रही थी। अभी वो पूछने ही वाली थी कि हम कहाँ जा रहे हैं कि अचानक कार एक हवेली नुमा मकान में दाखिल हुई। माहम को खौफ का एक शदीद झटका लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। काशिफ के मंसूबे के मुताबिक उसके 5 दोस्त पहले से मकान में मौजूद थे। ये कार भी उन्हीं में से किसी की थी। 2 दिन बाद शहर के मुख्तलिफ अखबारों में यह खबर गौरी साहिब की इज्जत सरे बाजार नीलाम करने के लिए काफी थी। मारूफ समाजी कारकुन वाजिद गौरी की इकलौती बेटी गुज़िश्ता रात इज्तिमाई तौर पर असमत दरी के बाद जान से हाथ धो बैठी। मस्ख़ुशुदा लाश सुपर हाईवे के करीब झाड़ियों से बरामद। खातिनों हजरात, ये कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक सबक है जो रात भर लड़कों से फोन पर बात करती हैं, कॉलेज के नाम पर अपने आशिकों से मुलाकात करती हैं और माँ बाप को धोखा देती।